हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की, जो रिलेटेड है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रिलेटेड है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जिसने भी अभी तक इंटीरियर ऑफ द अर्थ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके जो लास्ट वीडियो है वो देख लें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ आपको आई बटन में जो है वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप वो वाली वीडियो देखोगे, क्योंकि एट द एंड प्लेट टेक्टोनिक अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, या जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम पढ़ने वाले हैं वो एसोसिएटेड है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के, जिसमें क्रस्ट और मेंटल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ। ये है फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। तो अगर अर्थ की हम फॉर्मेशन की बात करें कि अर्थ कब बनी, तो अर्थ फॉर्म्ड अराउंड 4.54 बिलियन ईयर्स। आप सोच ही नहीं सकते कितने साल, 4.5 बिलियन। वोल्केनिक आउटगैसिंग प्रोबेबली क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर। तो जब अर्थ फॉर्म हुई थी इन द सोलर सिस्टम की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं और वो कैसे फॉर्म हुए। तो जब सबसे पहले हमारी अर्थ जब बनी, जब फॉर्मेशन हुआ अर्थ का, तो वो एक वोल्केनिक गैस बॉल थी जिसमें बहुत सारे लाइक थाउजेंड्स ऑफ वोल्केनोज वर इरप्टिंग। और उस टाइम पे जो गैसिस स्टेट थी, उस टाइम पे कोई भी ऑक्सीजन, जो अर्लियर हमारा एटमॉस्फेयर था जो वोल्केनिक इरप्शन से बना था, गैसेस बहुत सारी थी, लेकिन अर्ली जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। ह्यूमन लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती थी, इवन वाटर तक नहीं था। बट उसके बाद जब अर्थ जो मोल्टन स्टेट में थी, फ्रीक्वेंट कोलिजन से, जब वोल्केनिक इरप्शंस कंटिन्यू चल रहे थे, वोल्केनिज्म का टाइम था वो, उसके बाद क्या हुआ कि एक बॉडी है थिया नाम से एक प्लेनेट है जो अर्थ के साथ कोलाइड करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना है कि यहाँ से जितने भी ऐश और गैसेस थे, जो यहाँ पे अर्थ अगर कोई पत्थर टकराएंगे तो स्मॉल पार्टिकल जो है वो टूट के दोनों पत्थरों से गिर जाते हैं। तो अब यहाँ गिर तो सकते नहीं थे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है और अर्थ का ऑर्बिट है। तो अर्थ के अराउंड जो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, एक बड़े रॉक की अगर लगाएं तो वो था मून। तो कोलिजन ऑफ थिया विद अर्थ फॉर्म्ड द मून। टोटल एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस की, तो अभी तक हमने ये देखा कि फॉर्मेशन कैसे हुई। अब जब वो फॉर्मेशन हो गई तो अर्थ एक पूरा लैंड या एक वाटर मास तो नहीं है, उसमें जो टोटल सरफेस है वो कितना है और उसमें आगे ड्राई लैंड और वाटर की कॉम्पोजिशन कितनी है। तो अगर हम बात करें अर्थ के टोटल सरफेस एरिया की तो वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पूरी हमारी अर्थ है, ये अर्थ का मैप अगर हम देखें तो इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनका टोटल सरफेस एरिया प्लस ओशंस को मिला के है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद अगर हम ड्राई लैंड की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ इसमें लैंड मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंटल एरियाज हैं ड्राई लैंड, अगर हम सिर्फ इनको काउंट करें तो 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ड्राई लैंड का एरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे हमारे ओशंस के बारे में अगर हम इनका टोटल सरफेस एरिया अगर देखें जो प्लेनेट को कवर करते हैं तो वो है 70.8%। अगर इसकी बात करें तो ये है लैंड जो हमारा वो है 29.2%। और अगर हम वाटर कवर की बात करें तो वो है 70.8%, जो आपने 5th-6th क्लास में भी आई गेस पढ़ा होगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस है वो 2 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लैंड एंड अनदर वन इज वाटर। तो इनका जो एरिया है वो है 29.2 फॉर लैंड एंड 70.8 जो डोमिनेटिंग है, जो अर्थ के ऊपर ज़्यादा जो एरिया जो है वो जो अर्थ का सरफेस है उसको सबसे ज़्यादा जो कवर करता है वो है वाटर मास। तो अर्थ की फॉर्मेशन की हमने बात कर ली। अब अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, वाटर और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने वो भी पढ़ लिया, लेकिन ये सब हमें पता कैसे लगा, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो अराउंड 6 मिलियन ईयर्स अगो जब ह्यूमंस जो थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जब वो पेड़ों से नीचे उतरे। अब जितने भी एनिमल्स आप देखते हो, मंकीज वगैरह है, ये ज़्यादातर अपनी लाइफ मतलब अपने सर्वाइवल के लिए, वाइल्ड एनिमल्स हैं या अपने फूड के लिए, ये हमेशा ट्रीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ह्यूमंस भी जो थे वो पहले पेड़ों पर ही रहते थे। तो 6 मिलियन ईयर्स अगो, आप सोचो 6 मिलियन साल पहले जब जो ह्यूमंस थे वो ट्रीज से उतरे, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट को जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करा और कुछ चीज़ों के नाम रखने शुरू करे, जैसे ब्लैक रॉक, लॉन्ग वाटर, डार्क वुड, वाटरफॉल, स्प्रिंग फील्ड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले उन्होंने 6 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लेनेट है उसका एक नाम सोच लिया था कि ये हमारा नेचर है, और दे नेम्ड इट अर्थ। बट कॉन्टिनेंट्स का किसी को पता नहीं था, बिकॉज दे हैड नो क्लू अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। काफ़ी टाइम तक ये थे, यहाँ आप लगा लो कन्फ्यूजन थी लोगों को शेप ऑफ द अर्थ को लेके, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रही। तो जब एज ऑफ डिस्कवरी आया, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, जो 15th सेंचुरी अराउंड जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू करा थ्रू सेलिंग। जैसे अगर हम बात करें कि अमेरिका को किसने एक्सप्लोर किया तो कोलंबस ने किया। उसके बाद अगर हम इंडिया के एक्सप्लोरेशन की बात करें कि ऑब्वियसली इंडिया जो था, वहाँ के जो लोग थे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, बट जब दूसरे कॉन्टिनेंट से आगे किसी ने इन्वेट किया कि अच्छा यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट ही एक तरह से किसी ने एक्सप्लोर किया, तो वो थे वास्को डी गामा।
तो रिसर्च जो थी वो अराउंड 15th सेंचुरी में एज ऑफ डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन जिसको हम बोलते हैं वहां से स्टार्ट हुई, जब यूरोपियंस जो फर्स्ट थे जिन्होंने सेलिंग के थ्रू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। और इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है वो अब एक्सप्लोर्ड है। कोई ऐसा रीजन नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द रीजन लाइक अमेजोन फॉरेस्ट है वो इतना डेंस है कि वहां पे हर जगह पे नहीं हम एक्सप्लोर कर सकते जाके, क्योंकि बहुत वाइल्ड है। बट स्टिल डीप सी तक अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डीप सी किसने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है अभी तक। तो ये सब चीजें हैं जो पास्ट में हुई हैं कि कैसे उन्होंने हर लैंडमार्क को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मेशन जो थी वो चेंज हुई, जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे हुआ। रोल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो अभी तक हमने फॉर्मेशन की बात करी है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि अर्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पास्ट में लोगों के क्या व्यूज थे, जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने कैसे एक्सप्लोर किया, उनके माइंड में क्या था कि वो सेलिंग के लिए गए बट वो अपने वे से भटक के कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते चले गए। तो अब हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की कि प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो अगर हम बात करेंगे हाउ प्लेट्स मूव, तो प्लेट की जो मूवमेंट है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकेंड इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी आप बोल सकते हैं। तो कन्वर्जेंट जो है आप ऐसे याद रख लेना कि सी जो है वो डी है और जो डी है वो सी है। मैं बताती हूँ कैसे। कन्वर्जेंट जहां पे है वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। जहां पे भी 2 कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी वहां पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन रहेगा, वहां पे कोई चीज बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी या टूटेगी। और डाइवर्जेंट जो है ये देख लिया ना आपने, कन्वर्जेंट से डिस्ट्रक्टिव, सी का जो है वो ऑपोजिट होगा डी, मतलब कन्वर्जेंट से डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव कोई पूछता है तो आपको वो भी याद रखना है कि डी से दूसरा ऑपोजिट जाएगा कन्वर्जेंट। तो अगर हम बात करें सेकंड बाउंड्री की वो है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में इसका दूसरा नेम है कंजर्वेटिव या कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव जब आएगा तो कंस्ट्रक्टिव के बीच में कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो फॉर्म होंगी, जो कंस्ट्रक्शन जो प्लेट बाउंड्रीज होंगी वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो उसका नाम ही उसको बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मतलब कुछ बन रहा है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन प्लेट की बात करें या डाइवर्जेंट प्लेट की बात करें तो जब हमारी इंडियन जो प्लेट है वो जब यूरेशियन से टकराई तो फॉर्मेशन हुई हिमालयस की। तो यहाँ पे क्या था, 2 बाउंड्रीज आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो जब ये कोलिजन होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज का कंस्ट्रक्शन होगा। थर्ड जो हमारे पास प्लेट बाउंड्री है प्लेट बाउंड्री वो है ट्रांसफॉर्म, जो कि पैरेलली एक दूसरे से टकराती हैं और एक दूसरे के साथ स्लाइड करती रहती हैं। ये कभी ऊपर जाएगी कभी ये नीचे जाएगी, बट ये आपस में एक दूसरे को सबडक्ट या अपलिफ्ट नहीं करती। तो जो ओल्डेस्ट हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था उसको बोलते हैं रोडिना, बट ज्यादातर लोगों को सिर्फ पेंजिया के बारे में पता होता है। लेकिन 1 बिलियन ईयर्स अगो एक और लैंडमास जो था सुपर कॉन्टिनेंट, जो ओल्डेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट है वो था रोडिनिया। और उसके बाद हमारा जो एविडेंस है वो आया पेंगिया का। अब रोडिनिया का जो एविडेंस है वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है उसकी वजह से जो सी फ्लोर है वो टाइम टू टाइम अपने आप को रीजनरेट करता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आती रहती हैं। तो आप खुद सोचो 1 बिलियन ईयर्स अगो के एविडेंस निकालना कितने मुश्किल होंगे, क्योंकि जो सी फ्लोर है वो तो कितना सारा चेंज हो चुका। तो अभी जो यंगेस्ट हमारे पास जो सुपर कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हमें पता है वो है पेंगिया। तो ये है हमारा यंगेस्ट, सी फ्लोर के बाद क्या आया, पेंगिया, जो कि अभी हमारे पास यंगेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट है। तो अगर हम बात करें सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया है, ठीक है, उसमें अब पढ़ने वाला क्या है। अब पेंगिया में भी अगर ये हमारी पूरी अर्थ है तो सिर्फ एक ही हमारे पास लैंडमास था। अब आप सोचो 7 कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये पूरा एक ही हमारे पास, अगर आपके पास अभी आपको पैसिफिक ओशन के बारे में पता है तो ये पूरा एक ही ओशन है, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे हैं। तो एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन गया और एक हमारा सदर्न हेमिस्फीयर बन गया। अब पेंगिया कैसे 2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो, अब हम ये पढ़ेंगे। पेंजिया एज अ सुपर कॉन्टिनेंट। तो पेंजिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अभी नहीं बना है। अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन ईयर्स बिफोर इट बिगेन टू डिवाइड, मतलब 100 मिलियन ईयर्स अगर हम बात करें तो पेंजिया एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद धीरे धीरे 100 मिलियन ईयर्स अगो इट बिगेन टू डिवाइड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। और जो हम आज बात करते हैं ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की, तो ये जो था पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, दैट इज नोन एज पेंगिया द सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये जो 2 लैंड मासेस में जब डिवाइड हो गया ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, तो हमारे पास 2 जो एक कॉन्टिनेंट्स या बिग लैंड मासेस जिनको हम बोलते हैं वो बने। फर्स्ट क्या था, लोरेशिया, जो कि था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड गोंडवाना दैट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। तो उस टाइम में 2 जो सेपरेशन थी बिग लैंड मासेस की वो हुई, जिसमें फर्स्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था उसको हम बोलते हैं लोरेशिया, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में था वो है गोंडवाना लैंड। लोरेशिया में आता था नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। आज जो हम यूरोप जानते हैं वो लोरेशिया में आता था, जो धीरे 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 जो ड्रिफ्ट हुआ अब इन दोनों के बीच में आ गया है एस शेप्ड अटलांटिक ओशन। तो सोचो उस टाइम पे कितना इजी रहता होगा नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में जाना। तो आज बीच में पूरा अटलांटिक ओशन जो है हमें क्रॉस करके यूरोप जाना पड़ता है। तो अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो उसके अंडर आते थे अफ्रीका,
साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये हमारा है बीच में, एक मिनट, ये है हमारा अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो जितने भी कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में है ये कंसीडर होते थे गोंडवाना लैंड में। तो प्लेट्स जो है वो अभी भी मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि जो अभी ये जो पैसिफिक ओशन है, जो दो नॉर्थ अमेरिका से इधर और ऑस्ट्रेलिया से इधर जो सराउंड करता है, अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ये पूरा जो आधा अर्थ को कवर करता है वो है हमारा पैसिफिक ओशन। बट ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जो पैसिफिक ओशन है वो अब सिंक हो रहा है, और जो हमारा अटलांटिक ओशन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसिफिक ओशन में क्या है हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो सी को है सी फ्लोर जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पैसिफिक ओशन जो है वो छोटा होता चला जाएगा, और ये जो है हमारा बीच में अटलांटिक ओशन ये जो है एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर हम बात करें एक सुपर कॉन्टिनेंट की, तो वो सराउंडेड था पेंथलासा और तेथिस सी। तेथिस सी वो है जो तेथिस सी की जगह पे इस टाइम पे हिमालयज है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया ने तेथिस सी को कवर कर दिया। इस टाइम लैप से आप देख सकते हो कि कैसे जो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हुआ और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैसे सब एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, अफ्रीका। और उसके बाद अफ्रीका के साथ जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे, जो कि नदर्न साइड में उनका ड्रिफ्ट हुआ, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट करता है इन द लाइक ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कितने पास में थे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के साथ, बट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये जो है ड्रिफ्ट होकर नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पे चले गए, और फॉर्मेशन हुआ इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट। और जब इंडिया ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया उस टाइम पे वहां पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई। कंस्ट्रक्शन किनकी हुई, जो हिमालयन रेंज, जो यंगेस्ट रेंज है इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स में भी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग और चेंजिंग। तो अभी भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वो शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे इंडियन जो प्लेट है हमारी वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुआ था हमारा हिमालयन रेंज का, जो कि यंगेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो है। और हिमालयन रेंज ऐसी रेंज है, यंगेस्ट रेंज, जो अभी भी रेज हो रही है, राइज हो रही है। इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। पेंथालासा एज ए सुपर ओशन, और अगर हम सुपर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है पेंजिया। और आज के टाइम में जो ये हमारा पैसिफिक ओशन है, जो चारों तरफ से वोल्केनो से सराउंडेड है, ये अभी तक का सबसे बड़ा जो एक बिगेस्ट हम ओशन बोलते हैं वो हम पैसिफिक ओशन को बोलते हैं। लेकिन इससे भी बिगर साइज में, इससे भी डबल साइज में एक ओशन हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं पेंथालासा, जो एक सिंगल वाटर बॉडी थी जो सराउंड करती थी पेंजिया को। हाउ फास्ट डज ऑल दिस हैपन, तो किस स्पीड से ये जो सब चीजें हैं, जो ड्रिफ्ट है वो किस स्पीड से हो रही है। तो अगर हम बात करें मिड अटलांटिक रिज की, इट इज मूविंग लेस देन 1 इंच अ ईयर। तो अगर हम बात करें मिड अटलांटिक रिज की, तो मिड अटलांटिक रिज से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, वो क्या चीज है। तो एक छोटा सा एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर ये आपका क्रस्ट है और ये आपका मेंटल है, तो मेंटल के बीच में क्या है, कन्वेक्शन करंट है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैग्मा जो है ये फॉल्ट्स के थ्रू राइज हो रहा है। अब ये राइज कहाँ से होगा, अब ये जो मैग्मा अंदर मेंटल में फंसा हुआ है वो क्रस्ट से कैसे बाहर आएगा, तो वो फॉल्ट्स के थ्रू आता है। अब यहाँ पे फॉल्ट्स में क्या है कि यहाँ पे चेन ऑफ वोल्केनोज होता है जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है। तो ये जो चेन ऑफ वोल्केनोज है इसमें से कंटिन्यू इरप्शन जो है वो होता रहता है। और ये जो है यहाँ पे जो मैग्मा है, अगर वो एयर से कांटेक्ट में आते ही जब वो सॉलिड मटेरियल में बन जाता है, मतलब वो कूल डाउन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लावा। सेम चीज है बट यहाँ पे मोल्टन है और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल दो मूवमेंट्स आर स्लो, तो जो मूवमेंट्स हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट होकर दूसरी जगह पे जाने में। तो जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, बट स्टिल जो मूवमेंट है वो अभी भी कॉन्स्टेंटली हो रही है। तो अफ्रीका जो है वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स द सदर्न यूरोप। तो अफ्रीका जो है वो अभी भी यूरोप की तरफ जा रहा है। जो ड्रिफ्ट है वो अफ्रीका की वो यूरोप की तरफ है। और जो ऑस्ट्रेलिया है उस ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है धीरे धीरे जो उसकी ड्रिफ्टमेंट है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हो रही है। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एज ए कॉन्टिनेंट कंसिडर नहीं होता, ऑस्ट्रेलियन एक पूरी प्लेट है जो साउथ ईस्ट एशियन प्लेट्स के साथ कोलाइड कर रही है। एंड द फर्स्ट मूवमेंट टुवर्ड्स अनदर सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो अभी तक 250 मिलियन ईयर्स जो कॉन्टिनेंट्स ने लिए फॉर्म होने में, अब वही 250 मिलियन ईयर्स साइंटिस्ट ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि शायद आने वाले 250 मिलियन ईयर्स में वापस से एक बिग सुपर कॉन्टिनेंट शायद फॉर्म हो सकता है। व्हाट इफ, अगर हम बात करें कि ऐसा अगर हुआ ही ना होता, तो अगर हम बात करें पेंजिया एज ए सुपर कॉन्टिनेंट की, तो अगर ये कभी भी ड्रिफ्टमेंट होती ही नहीं और ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक ही सुपर
कॉन्टिनेंट बॉडी रहते। अगर हमने बात की लोरेशिया और गोंडवाना की, अगर ये जो ड्रिफ्टमेंट है ये होती ही नहीं, ये ड्रिफ्टिंग होती ही नहीं, तो क्या सिचुएशंस होती। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइफ कैसी होती, तो जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम होती है। अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इट इज़ वेरी डाइवर्स कंट्री। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, तो डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की अगर अलग कल्चर है, यूरोप का अलग है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग है। अगर वो एक सुपर कॉन्टिनेंट होती तो सब बहुत पास में होते और ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो वेरिएशंस नहीं देखने को मिलती जो अभी एक्चुअल में है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो अगर हम बात करें एक ही सुपर कॉन्टिनेंट की, तो अगर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट होगा तो उसके बीच में जो वेरिएशंस होंगे, जो रिलीफ वेरिएशंस होंगे, जियोग्राफिकल जो फीचर्स होंगे वो बहुत कम होंगे। क्योंकि जैसे इंडिया जो है वो ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट से जब उसका कोलिजन हुआ तो यहाँ पे हिमालयस बने। अगर ये कोलिजन हुआ ही ना होता तो हिमालयस कभी भी ना बनते। तो ये जो रीजन है कि अगर ये ना हुआ होता, या अगर पेंजिया कभी ब्रोकअप ही नहीं होता, या उसकी ड्रिफ्टमेंट नहीं होती कॉन्टिनेंट्स की, तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होते, ज़्यादा फीचर्स देखने को ना मिलते, प्लेन प्लेट्यूज वगैरह, शायद सब कुछ प्लेन होता है, यहाँ सारा माउंटेनियस होता। तो बात करें नेक्स्ट अगर पॉइंट की, तो वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। तो अगर हम बहुत इजी और एक बहुत फनी एग्जांपल लें, और ये बहुत रीसेंट जो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है बिटवीन टू कंट्रीज, ये उसका एग्जांपल है, जो कि है बोस्नियन और क्रोशिया के बीच में। क्योंकि जो क्रोशिया है उसका एक्सेस जो है वो सी से डायरेक्ट है, एड्रियाटिक सी से। लेकिन जो बोस्नियंस हैं, जो क्रोशिया है वो बोस्नियंस पे डोमिनेट करता है। अगर अब इन्होंने एग्जांपल हम मीम लेते हैं कि क्या है बोस्नियंस, आई वांट स्विम, क्रोशिया ने बोला नो। तो यहाँ पे क्या आता है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है टू कंट्रीज के बीच में, कि बोस्नियन जो है एक्सेस चाहते हैं सी का, बट जो क्रोशियन है, जो यहाँ पे डोमिनेंस है, जिसकी जो यहाँ पे जो है सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो अब बोस्नियंस पे डोमिनेट करते हैं कि नहीं भाई, हम तुम्हें जो सी का है एक्सेस नहीं देंगे। ये एक पॉलिटिकल पावर है जो उसको अलाउ नहीं करती कि वो हमारे पूरे एरिया से क्रॉस होते हुए इस सी के एक्सेस में जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेटिक वेरिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ये हमारा पूरा पेंजिया है और ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स, अगर ये हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा इंडिया था, तो 71 मिलियन ईयर्स में जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड करता है, तो उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री के साथ जब इंडिया था तो उसका क्लाइमेट बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू टूडेज इंडिया। तो यहाँ पे जब यूरेशियन प्लेट से इंडिया जब कोलाइड करता है, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही पूरा चेंज हो गया। कहाँ इक्वेटर के पास था इंडिया, और अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है। तो क्लाइमेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव था जो कभी ना कभी आपके काम आएगा, या आपको वो पढ़कर बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर दो।